नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाली जो यूनिट है हमारे, ठीक है ना। अब इस यूनिट में आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। वैसे तो आपने 12th में व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा, 12th क्लास में। और व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित होता है मीटर ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं, है ना। जो मीटर ब्रिज वाला एक एक्सपेरिमेंट था आपके, तो इसी पर आधारित होता है, व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित होता है मीटर ब्रिज, ठीक है ना। अब उसमें क्या रहता है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी डिवाइस है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम उसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, ये किस पर बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये नल डिफ्लेक्शन पर या शून्य विक्षेप पर आधारित होता है। अब शून्य विक्षेप कैसे, कि इसमें चार रेजिस्टर्स जो है, चार प्रतिरोध जो है, एक ब्रिज की फॉर्म में लगे रहते हैं, एक सेतु के रूप में, ठीक है ना। तो सेतु के रूप में जो चार रेजिस्टर लगे हुए हैं और बीच वाला वायर जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। अब इस व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, ब्रिज की फॉर्म में एक रेजिस्टर लगे रहते हैं चार, ठीक है ना। तो उसके दो अपोजिट एंड्स के बीच में तो हम जोड़ते हैं कोई बैटरी सोर्स या एनर्जी सोर्स, जिसको हम पोटेंशियल सोर्स भी कह सकते हैं, मतलब स्रोत को जोड़ा जाता है। और दूसरे जो रिमेनिंग दो अपोजिट एंड्स होते हैं उनके बीच में हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो अगर उस गैल्वेनोमीटर में से कोई जो दूसरे, जहां पे हमने सोर्स जोड़ा है दो अपोजिट एंड्स के बीच में, और दूसरे जो रिमेनिंग दो अपोजिट एंड्स जो है, विपरीत एंड्स जो है, उनके बीच में जो हमने गैल्वेनोमीटर जो जोड़ते हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा का विक्षेप बताता है, मतलब करंट की डायरेक्शन शो करता है और करंट को माप भी सकता है। तो उसको हम धारा मापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो अगर उस धारा मापी या गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है तो वो संतुलित अवस्था में होता है, या उसमें से कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है गैल्वेनोमीटर में, तो वो संतुलित अवस्था में होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। अब वो बैलेंस्ड कंडीशन में भी कब होता है, जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिज के जो रेजिस्टर्स चारों लगे हुए हैं, वो रेजिस्टर्स जो है उनका रेशियो जो है वो इक्वल रहता है। मतलब उनका रेशियो अगर इक्वल रहेगा, एडजेसेंट साइड्स का रेशियो उस ब्रिज के, या जो भी हम रेजिस्टेंस चार्ज फॉर्म में ले रहे हैं, तो एडजेसेंट साइड्स का जो रेशियो है रेजिस्टेंस का, वो अगर इक्वल होता है तो उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता, मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो वो होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो इससे, इसके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इन चारों में से कोई भी अगर एक रेजिस्टेंस अननोन वैल्यू है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान उससे निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो बढ़ते हैं हम, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है या व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक विद्युत परिपथ है, या एक डिवाइस भी कह सकते हैं, एक विद्युत परिपथ है, आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना, जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु का क्या करते हैं हम, एक अज्ञात प्रतिरोध, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसका उपयोग हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए निकाल सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा प्रतिरोध जो है अज्ञात है। इन चारों में से, या जहां पे भी इस पूरे सर्किट में कोई भी अगर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका मान हमको नहीं पता है, अज्ञात है, तो उसका हम अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए केसीएल और केवीएल भी लॉ हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, उसी का उपयोग इसमें भी करेंगे हम। तो इसमें भी कितनी कितनी धारा किस प्रतिरोध में प्रवाहित होती है वो भी हम निकाल सकते हैं केसीएल और केवीएल का उपयोग करके। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु क्या करता है, इसका उपयोग अगर मेजरली देखें तो किसके लिए किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने पर, क्योंकि ये किस पर बेस्ड होता है, नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। क्या होता है नल डिफ्लेक्शन, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सेतु के रूप में चार प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, जिसके दो विपरीत बिंदुओं पर एक संभावित स्रोत से जुड़ा होता है। देखिए क्या है, चार प्रतिरोध जो है एक ब्रिज की फॉर्म में या सेतु के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये वायर जो लगे रहते हैं ना सेतु पर भी, है ना, वही वाली चीज है। तो एक सेतु के रूप में ऐसे ही जुड़े होते हैं, ये मान लो रास्ता है और ये सेतु, इसके वायर जो है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके क्या होता है, दो विपरीत, देखो इस सेतु के जो भी ब्रिज की फॉर्म में, इसके दो अपोजिट एंड के बीच में तो हमने क्या जोड़ा है, एक स्रोत जोड़ा हुआ, ठीक है ना। क्या जोड़ा हुआ है, स्रोत।
और बाकी जो दो रिमेनिंग अपोजिट एंड्स है, विपरीत जो बिंदु है उनके बीच में क्या है, जो सिरे है अपोजिट सिरे इसके विपरीत, उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जिसको हम धारामापी कहते हैं, ठीक है ना। तो और शेष दो विपरीत के पीछे एक गैल्वेनोमीटर जो है या धारामापी भी इसको कह सकते हैं, वो जोड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल का सोर्स है, विभव का सोर्स है, तो यहां से क्या होगी, कुछ धारा प्रवाहित होगी, है ना। मान लेते हैं यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है इस बैटरी से, तो आई धारा वापस आएगी भी इसमें, सॉरी I1 नहीं, ओनली आई, जितनी पॉजिटिव से जा रही है उतनी नेगेटिव से वापस एंटर भी करेगी नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आई जा रही है, अब यहां पे इसको दो सिरे मिल रहे हैं, तो एक में जाएगी I1 और दूसरे में I2, मतलब दो प्रतिरोध मिल रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों पर क्या होगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। करंट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ इसको मिलेगी और कुछ इसको मिलेगी, जितना भी इनका इसका पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है यहाँ पे, जितना भी प्रतिरोध होगा उसके हिसाब से वो करंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर दोनों समान होते तो समान धारा इन दोनों में प्रवाहित होती, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए I2 है, अब यहां से I2 जा रही है, तो यहां पे देखो इस गैल्वेनोमीटर में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, कब होगी, जब ये नल डिफ्लेक्शन इसमें नहीं मिले, मतलब वही कि ये कब होगी, जब इनका जो एडजेसेंट साइड्स का जो रेशियो है, चाहे इसको और इसको लो या इसको और इसको लो या फिर इन दोनों को, ठीक है ना, तो इनका जो रेशियो है, इसका ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इनका अगर अनुपात जो है, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो इसमें से ये Ig जो है क्या मिल जाएगी, जीरो मिलेगी, मतलब इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो उसको हम नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, शून्य विक्षेप स्थिति किसको बोलते हैं, धारामापी में अगर जो भी धारा प्रवाहित हो रही है वो अगर जीरो हो, मतलब कोई धारा प्रवाहित हो ही ना, तो कब होता है वो, जब इनका रेशियो जो है, एडजेसेंट साइड्स का रेशियो, जो प्रतिरोध लगे हुए इन प्रतिरोधों का अनुपात जो है वो अगर बराबर होता है तो इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये कब होता है, जब वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, तभी हमको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है, जब वो संतुलित अवस्था में होता है। संतुलित अवस्था कब होती है, जब ये चीज मिलती है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके लिए, देखो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, द व्हीटस्टोन ब्रिज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। किसका यूज किया जाता है इसके लिए, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इन विच 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, ठीक है ना। इसमें 4 रेजिस्टर्स जो है एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं, whose 2 opposite points are connected to a potential source, जिसके 2 opposite ends तो किससे जुड़े हुए हैं, किसी एक पोटेंशियल सोर्स से, और रिमेनिंग 2 opposite ends जो है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए हैं। रिमेनिंग 2 opposite ends are connected to a गैल्वेनोमीटर। तो ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे एक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं और 2 अपोजिट एंड्स के बीच में तो पोटेंशियल जोड़ा, और रिमेनिंग 2 अपोजिट एंड्स जो है उनको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, मतलब R1 अपॉन R2 और R4 अपॉन R3, या R2 अपॉन R1 और R4 अपॉन R3 अगर ऐसा मिल रहा है, देखिए R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4, या फिर R2 अपॉन R1 R4 अपॉन R3, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं R2 अपॉन R4 R1 अपॉन R3। तो इनका अगर जो भी मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज बताई, R1 अपॉन R2 जो है बराबर होगा R3 अपॉन R4 पे, या फिर R2 अपॉन R1 जो बराबर होगा इनका रेशियो R4 अपॉन R3 के, है ना। या तो आप ऐसे ले सकते हो, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, या फिर ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी एडजेसेंट है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो R4 अपॉन R2 अपॉन R4 और R1 अपॉन R3 इनका जब रेशियो इक्वल होता है, मतलब इनका जो अनुपात अगर समान होता है, तो वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, संतुलित अवस्था में होता है। तो संतुलित अवस्था में क्या चीज मिलती है हमको, कि Ig जो है वो 0 मिलती है, मतलब जो इस वाले R2 में से जो करंट फ्लो होगी वही R4 में जाएगी, मतलब I2 ही R4 में जाएगी, कि उसमें से कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी ही नहीं। अदरवाइज यहाँ पे देखे तो ये I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से I1 जा रही है, ये I2 जा रही है, ये I करंट फ्लो हो रही है, इसमें I1 जा रही है और इसमें कितनी है I2। अगर मान लो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कब, जब नल डिफ्लेक्शन कब मिलेगा, जब बैलेंस्ड कंडीशन में हो, संतुलित अवस्था में हो। और संतुलित अवस्था कब मिलती है, जब इनका रेशियो इक्वल होता है। तो जब रेशियो इक्वल है, Ig इसमें से कुछ नहीं जा रही है, तो I2 ही यहाँ पे फ्लो होगी, मतलब I4 ही किसके बराबर होगी, I2 के। और मान लो कि ये बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, तो जब बैलेंस कंडीशन में अगर ये नहीं होगा तो Ig यहां से कुछ ना कुछ करंट जाएगी, तो जो I2 मिल रही है उसी में से Ig इधर जाएगी, तो ये I4 जो है
तब उस कंडीशन में किसके बराबर होगी, I2 के बराबर तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ धारा इसमें भी प्रवाहित होगी, कुछ करंट। तो ये I4 जो है तब किसके बराबर मिलेगी, I2 माइनस Ig के बराबर, क्योंकि I2 आ रही थी इसकी तरफ, Ig से जा रही है, तो ये कितनी बची, I2 माइनस Ig। मतलब आने वाली इस जंक्शन पर करंट और जाने वाली करंट का योग, यहाँ जो इनका एडिशन है वो कितना मिलना चाहिए, सम इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है ना। यही बताता मैंने केसीएल आपके लिए, ठीक है ना। अब तो देखो यहां से अगर Ig वो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा तो इतनी करंट फ्लो होगी, और वो की वो चीज यहाँ पे भी देखिए I1 है, I1 आ रही है इधर से, यहाँ पे आके इस जंक्शन पॉइंट पर देखो इसकी तरफ I1 भी आ रही है और Ig भी आ रही है, तो ये I3 फिर किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस Ig के बराबर। अब ये दोनों करंट यहाँ पे देखिए I2 माइनस Ig और I1 प्लस Ig, तो Ig से Ig कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों मिलकर इस जंक्शन पॉइंट पर दोनों आ रही है, तो इस जंक्शन पॉइंट से जाएगी कितनी, I1 प्लस I2, जो कि यहां से दिख रहा है हमको I करंट जाके I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो यही वापस आके जुड़ रही है यहाँ पे, मतलब किसके बराबर होगी, I के बराबर। तो ये चीज हमको मिलेगी अगर बैलेंस कंडीशन में हो तो भी, और अनबैलेंस कंडीशन में हो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, वो चीज मैंने आपको बता दी कि धारा इसमें कैसे कैसे प्रोवाइड होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, कि किस सिद्धांत पर यह आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु जो है एक शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। यही मैंने बताया आपको, नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विक्षेपण। अगर मान लो ये प्रतिरोध अगर हम चेंज कर पाए, चेंज करते, चेंजेबल है मतलब वेरिएबल है अगर ये प्रतिरोध, तो इनमें से फिर क्या करेंगे, किसी भी एक प्रतिरोध का मान या दो का मान चेंज करके हम इसको बैलेंस कंडीशन में लाएंगे। वो कैसे पता चलेगा हमको, कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी वो पॉइंटर जो है डिफ्लेक्शन या विक्षेप नहीं दे, ठीक है ना। तो उसी को शून्य विक्षेप या शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। और शून्य विक्षेप स्थिति हमको कब मिलती है, जब इनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है ना। तो बैलेंस कंडीशन हमको कब मिलेगी, जब इनका रेशियो सेम होगा। तो जब रेशियो सेम होगा तो वो Ig में जी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी उस गैल्वेनोमीटर में, जिसको हम नल डिफ्लेक्शन या शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। तो जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो बताया जाता है कि सेतु संतुलित अवस्था में होता है। और संतुलन अवस्था में हमको क्या चीज मिलती है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। यही बताया मैंने, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये चीज हमको मिलेगी जब वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। इसमें होगा बैलेंस्ड कंडीशन में, मतलब संतुलित अवस्था में होगा ये, तभी हमको ये स्थिति मिलेगी। कौन सी, नल डिफ्लेक्शन या शून्य विक्षेपण स्थिति हमको मिलती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखिए क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान फाइंड या निकाल सकते हैं। और वो अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकलता है, जब वो ब्रिज किसमें हो, बैलेंस्ड कंडीशन में हो, ठीक है ना। तो बैलेंस कंडीशन में हो तो क्या मिलेगा हमको, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, शून्य विक्षेपण। मतलब जब वो संतुलित अवस्था में होगा तो हमको शून्य विक्षेपण वाली स्थिति मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में होगा, तो उनके प्रतिरोधों का मतलब एडजेसेंट साइड्स की प्रतिरोधों का जो रेशियो है, ठीक है ना, मतलब सम्मुख भुजाओं के प्रतिरोध का जो क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो है वो अगर बराबर मिलता है तो हमको उसको बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं, उसकी संतुलित अवस्था कहते हैं। तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, धारा मापी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको देखो Ig इक्वल टू कितना मिल जाएगा बैलेंस कंडीशन के लिए, 0। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। मतलब द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित है, और शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मतलब the Wheatstone bridge works on the principle of null deflection. When no current flows through the galvanometer, the bridge is said to be
बैलेंस्ड। तो जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती तो वो ब्रिज जो है किस में कहलाता है, बैलेंस्ड कंडीशन में कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए तीन चीजें हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। किसके बेसिस पर निकालता है वो, नल डिफ्लेक्शन के बेसिस पर। नल डिफ्लेक्शन कब मिलती है हमको, जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। बैलेंस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, बैलेंस कंडीशन में प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोधों का जो रेशियो है वो सम्मुख भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो है वो बराबर मिलता है, तभी हमको बैलेंस कंडीशन मिलती है। और उसी की मदद से, यही एक तरह से इसका प्रिंसिपल है ना। तो इसी की मदद से हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी अज्ञात अगर राशि है तो वो हम निकाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है तो उसका मान हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। और अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। धारा का हम ऐसे विवरण लेंगे कि भाई कैसे कैसे धारा प्रवाहित हो रही है, किस किस प्रतिरोध में कितनी, है ना, तो कैसे जाएगी। बैलेंस में होगा तो क्या मिलेगा, और बैलेंस में नहीं होगा तो ये बैलेंस में अगर नहीं है तो ऐसे धारा प्रवाहित होगी। और अगर बैलेंस कंडीशन में है तो देखिए क्या मिलेगा हमको, अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, संतुलित अवस्था में है, तब हमको क्या मिलेगा। देखिए मान लेते हैं यहां से आई करंट जा रही है और आई ही वापस आएगी, तो यहां से देखिए I1 और I2 में फ्लो हो गई। अगर इसमें से जो धारा जा रही है उसका मान शून्य है, कि भाई IG जो है कितनी मिल रही है, शून्य, जो इस गैल्वेनोमीटर में जा रही है, अगर जा ही नहीं रही है मतलब तभी IG शून्य होगा, है ना। तो I2 ही क्या होगी, I4 के बराबर होगी। ये देखिए I2 जो जाएगी, अब इसमें से कोई धारा जाएगी नहीं तो I2 ही इस वाले प्रतिरोध में से भी, R2 और R4 दोनों फिर किस में हो जाएंगे, देखिए सीरीज में हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सेम धारा किस में प्रवाहित होती है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है या श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, तो धारा उनमें समान प्रवाहित होती है। वही चीज यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए I1 हो रही है, अगर IG यहाँ से कोई ऐड हो ही नहीं, अगर करंट कोई भी करंट यहाँ पे आके ऐड नहीं होगी तो जो I1 है वो ही I3 की क्या होगी, बराबर। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो जब IG इक्वल टू अगर जीरो होती है, बैलेंस कंडीशन में होता है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों, अब मान लो चारों ही प्रतिरोध नहीं दे रखे और यहाँ बोल दिया कि भाई इसमें से इन दोनों में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहले चारों का, ये दोनों को सीरीज में जोड़ के इसी को भी सीरीज में और पैरेलल में निकाल के प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके फिर I2 के मान हम निकाल सकते हैं, या फिर KCL और KVL से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो वही चीज हम करेंगे अभी आगे। आपको देखो ये कैसे मिलता है, ये वाली जो सिचुएशन हमको मिल रही है, ये बैलेंस कंडीशन जो मिल रही है वो कैसे मिलेगी। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पर अगर आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। जरूरी नहीं सिर्फ R1/R2 R3/R4, मैंने आपको और भी बताया कि ऐसे भी आप ले सकते हो, इसका उल्टा भी R2/R1 इक्वल टू R4/R3, ये भी ले सकते हो, या फिर ये वाला भी ले सकते हो आप R2/R4 इक्वल टू R1/R3, तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये लो, ये लो या ये लो, तो ये तीनों ही चीज कब मिलती है, जब वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, संतुलित अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो यही चीज, तो कुल मिला के मेन इसका फॉर्मूला, अगर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर अगर क्वेश्चन आता है तो यही आपको यूज करना है। अगर बैलेंस कंडीशन में दे रखा है तो, अगर बैलेंस में नहीं है तब भी क्वेश्चन इस पर बेस दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी जिस हिसाब से अगर लेवल देखें तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि भाई ये बैलेंस में नहीं हो फिर भी, या इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, या इस पर कितना विभवपात हो रहा है। तो ऐसे भी KCL KVL साथ में मिलाकर, इसके साथ KCL और KVL दोनों के साथ में मिलाकर इन पर भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि KCL KVL पर भी अगर पूछ ले क्वेश्चन, तो अगर कभी भी आपको इस ब्रिज की फॉर्म में दिखता है अगर, या फिर दोनों ऐसे अलग अलग लिख रखे और बीच में कोई ऐसे स्क्वायर शेप में भी कई बार ये पूछ लेते हैं, ऐसे ये बोल दिया, यहाँ बीच में एक प्रतिरोध ले लिया, इधर भी एक प्रतिरोध ले लिया, ये वाला भी एक प्रतिरोध है और इधर भी एक प्रतिरोध है, मतलब R1 R2, ये R3 और R4, ठीक है ना। और अगर इनका रेशियो अगर आप देखें अगर सेम मिल रहा है तो बीच वाले रेजिस्टेंस को आप भूल जाओ। यहाँ पे कोई अगर पोटेंशियल लगा हुआ है तो सबसे पहले ये आप चेक करो कि इनका रेशियो सेम है कि नहीं, तो बीच वाले प्रतिरोध को आपको गिनना ही नहीं, है ना। तो उससे फिर क्या है, इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हैं कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो भी पूछ सकता है, वो चीज पैसे भी आप ले सकते हैं। तो इस पर बेस्ड भी ऐसे क्वेश्चन
मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि ये रेशियो इनका सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इनका जो अनुपात है वो बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज, चलो तो ये वाली चीज कैसे आती है ये भी मैं बता देता हूं आपको कि बैलेंस कंडीशन में कब होगा। बैलेंस कंडीशन में होता है तो एक्चुअल में ये मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो इससे क्या चीज पता चलेगी कि धारा कैसे प्रोवाइड करे। अब ऐसे डायग्राम दे दिया और वो पूछ लिया कि बैलेंस कंडीशन में है, नहीं भी है तो भी कि भाई यहाँ पे प्रतिरोध उस पर कितनी धारा, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कैसा भी अभी जैसे लेवल है उस हिसाब से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कैसे करना है तो वही चीज मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब ये अपने पास देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का मैं प्रिंसिपल जो है वो आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला जो आया था अपने को बैलेंस कंडीशन में या नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में जो भी मिल रहा है तो वो कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको एक बैटरी ले रखी है हमने, जिस पर पोटेंशियल कितना है, ई है, ठीक है ना। पोटेंशियल इस पर कितना मिल रहा है, एक यहाँ पे की ले रखी है, कुंजी जिसको बोलते हैं, एक कुंजी यहाँ पे भी ले रखी है। अब इसको जब प्रेस करेंगे और इसको भी जब प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी इसमें से, और गैल्वेनोमीटर में से भी कुछ करंट। अब मान लेते हैं कि यहाँ से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो हो रही है, जो पीछे भी मैंने आपको बताया। अब इसमें देखिए I1 और I2, ये आई करंट यहाँ पे क्या हो रही है, I1 और I2 के फॉर्म में फ्लो हो रही है। तो I1 प्लस अगर I2 देखे, I1 प्लस I2 अगर देखे तो वो हमको किसके बराबर मिल रही है, जो हम ले रहे हैं उसी के ऊपर। यहाँ से आई करंट अगर जा रही है तो आई वापस आएगी भी, है ना। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं जब केसीएल और केवीएल मैंने आपको बताया था। तो जितनी धारा इसमें से जा रही है उतनी ही वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी भी, मतलब यहां से, है ना। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर और एस चार रेजिस्टेंस जो है वो दे रखे हैं। अब यहाँ पे एस के ऊपर ये एरो लगा रहा है, मतलब एस को हम वेरिएबल ले सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंसिंग कंडीशन में, जो मीटर ब्रिज में आप करते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकाल के अलग अलग देखते हैं कि भाई हाँ, फिर वो जॉकी घुमा के हम देखते हैं ना, तो उसको बैलेंस करते हैं, है ना। तो ये हो सकता है कि अज्ञात प्रतिरोध हो, तो इसको लेके हम फिर क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये जो आई धारा यहां से मिल रही है वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देखो दो भाग में विभाजित हो गई, क्योंकि एक पी में जाएगी और एक आर में जाएगी। अब ये कौन सी देखिए I1 और इसमें जा रही है I2, तो इसमें से जो करंट जाएगी वो IG होगी, सीधी सी बात है ना, IG होगी, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, उसका प्रिंसिपल लेना है कि अगर ये बैलेंस कंडीशन में होंगे तो क्या होगा, है ना। तो वो चीज भी लेंगे, पहले हमको थोड़ी पता ये बैलेंस में है। अब ये पी क्यू आर एस है तो हम जो भी है उसके हिसाब से ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए I1 जा रही है, I2 यहाँ से कितनी जा रही है, I3। अब ये I3 किसके बराबर है, I1 माइनस IG के बराबर, है ना, क्योंकि I1 में से कुछ IG इसमें गई और बाकी रिमेनिंग I3 इधर गई है। अब यहां से कितनी आएगी, देखो I2 और IG इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और I4 किसके बराबर है, यहाँ पे I2 प्लस IG के बराबर, किसके बराबर है, I2 प्लस IG के बराबर। चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं, अब ये चीज तो आपको पता चली गई है क्योंकि केसीएल केवीएल में मैंने बताया था आपको कि धाराओं को कैसे लेना है। तो यहां से I1 आ रही है, IG गई है, तो I3 किसके बराबर होगी, I1 माइनस IG, क्योंकि जंक्शन पॉइंट लेना है। I1 आ रही है तो वापस जानी भी कितनी चाहिए, टोटल मिला के I1 के बराबर ही होगी, मतलब I1 किसके बराबर है, I3 प्लस IG के बराबर, है ना। चलिए, तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन तो हमको पता चल गई, क्योंकि बैटरी से हमने करंट I अंदर ली है, तो I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर होगी। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने लूप मिल रहे हैं हमको, अगर मेजरली देखें तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और एक अगर देखें तो ये सिर्फ नीचे नीचे वाला बैटरी के साथ ये वाला, ये इसको थर्ड लूप ले लेते हैं। और एक और मिलेगा हमको, देखो बैटरी के साथ अगर देखें तो बाहर बार वाला, तो टोटल 4 लूप इसमें मिल रहे हैं। कितने, 4 लूप है, ठीक है ना। तो हमको देखो इतना काम नहीं आएगा इसमें चारों लूप का, ये जब क्वेश्चन आएंगे तब हम लेंगे इतने चारों। यहां पे हमको सिंपली देखो कौन कौन से ब्रिज का कौन कौन से लूप का यूज करके हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लूप से लेकर इसके बैलेंसिंग कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे क्या मिलता है हमको। अगर हम फर्स्ट लूप से देखें, पहले लूप से, तो फर्स्ट लूप का नाम हम क्या लेंगे, देखिए ए बी डी ए, ये वाला लूप ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला अंदर वाला, ये इसकी डायरेक्शन ले ली मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से है, तो वो आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं। मैं डायरेक्शन ले रहा हूं, देखिए क्या, ए बी डी
ए, ये मैंने लूप की डायरेक्शन ले ली और इस लूप का नाम भी ले लिया, फर्स्ट लूप जो ले रहे, ठीक है ना, प्रथम लूप ले रहे हैं। तो इस फर्स्ट लूप से देखिए हमको क्या है, क्या पोटेंशियल सोर्स है इस लूप में, कोई नहीं है, तो पोटेंशियल सोर्स नहीं है मतलब विभव पे कितना मिलेगा, इधर 0, कोई भी पोटेंशियल का सोर्स नहीं है, सोर्स तो यहां लगा हुआ है, इधर तो कोई सोर्स नहीं है ना, तो कितना मिल गया 0। तो देखिए अब ये लूप के डायरेक्शन था, तो इस डायरेक्शन में जितनी भी धाराएं होगी उस पर पोटेंशियल वो हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नेगेटिव लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, पी आई वन, पी तो वो प्रतिरोध हो गया और आई वन जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। बाकी देखिए आई है, आई जी देखो जी में जा रहा है, ये जी जो है उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो क्या मिल गया, जी आई जी मिल गया, जी आई जी दोनों ये पॉजिटिव है, ये वाला भी है देखो प्रतिरोध इसी में आ रहा है इसी लूप में, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है, मतलब विपरीत दिशा में, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव और ये आ जाएगा आर और साथ में I2, ये देखिए I2 ये माइनस में आ गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लूप से मिला। अब देखिए सेकंड लूप अगर ले तो सेकंड लूप से हमको क्या मिलेगा, द्वितीय लूप देखो उसका क्या नाम लेंगे हम, सेकंड लूप, इसकी भी देखो ये पॉजिटिव जैसे चल रहा था उसी हिसाब से इसकी भी डायरेक्शन ले लेते हैं। आई जी को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि लूप की डायरेक्शन आपको दिखने को मिल सके आपको। तो ये हो गई लूप की डायरेक्शन और ये हम सेकंड लूप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सेकंड लूप से देखिए क्या मिल रहा है हमको, जो इसकी डायरेक्शन में है वो तो प्लस बाकी माइनस। तो देखिए इसमें भी कोई पोटेंशियल सोर्स तो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या लेंगे हम, बी सॉरी बी सी डी बी। देखिए जहां से खत्म हो रहा है वहीं पे एंड, जहां से खत्म वहीं पे एंड, तभी ये क्लोज लूप होता है, ठीक है ना। तो सेकंड लूप में हमको क्या ले रहे थे, देखिए बी सी डी बी। अब ये देखिए बी सी डी और बी ले रहे, तो इससे चीज क्या मिलेगी हमको, देखो इसमें भी पोटेंशियल सोर्स जो है विभव का कोई स्रोत नहीं है, मतलब 0। अब इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है देखिए क्यू पर, वो कितना मिलेगा, और उसी के डायरेक्शन में, तो वो मिल गया हमको क्यू I3, है ना। और ये वाला देखिए इसकी विपरीत दिशा में ना धारा, ये तो लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और एस I4, एस वाला हो गया और I4 धारा उसमें सॉरी प्रवाहित हो रही है। और ये वाला जो है अगर इसको भी देखे, ये भी देखियो IG इस लूप की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रतिरोध कितना है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा G और साथ में आ जाएगा IG, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड लूप से दोनों से मिल गए हमको ये इक्वेशन, है ना। अब अगर ले यहां पे अगर एक कंडीशन ले, इफ द ब्रीज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब यदि सेतु जो है, यदि सेतु किसमें है, संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। कब मिलता है संतुलित अवस्था में, बताया था मैंने कि धारा मापी में धारा कितनी मिल जाए, 0 हो जाए, है ना। तो वो कौन से विक्षेपण में मिलेगा, वो धारा मापी में धारा 0, ठीक है ना। मतलब द करंट in the galvanometer is 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। अब मैंने बताया भी था आपको कि नल डिफ्लेक्शन कब मिलता है, जब वो बैलेंस कंडीशन में होता है ना। तो बैलेंस कंडीशन में होगा तभी हमको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, या फिर नल डिफ्लेक्शन मिल रही है तभी वो बैलेंस कंडीशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए नल डिफ्लेक्शन कब मिलता है, जब गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में धारा क्या होता है, ये हो जाती है 0, मतलब IG इज इक्वल टू कितना 0। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि IG जो है वो 0 है, मतलब इस धारा मापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ये मैंने पीछे बताया था कि धारा मापी में से जब धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो कब नहीं होगी, जब वो संतुलित अवस्था में होगा। तो संतुलित अवस्था में अगर है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात जो है, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स के रेशियो का अनुपात जो मैंने अभी बताया था आपको पीछे, ठीक है ना, तो वो क्या मिलेगा, समान मिलेगा, मिलना भी चाहिए। तो देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, हम देख लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो अब देखिए क्या मिलेगा, IG इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 0 रख दें और इधर भी 0, तो देखिए क्या मिलता है दोनों इक्वेशन से।
तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, पहली समीकरण से 0 इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखिए पी आई वन, और जी ये आई जी तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमको वही लेना है, और कितना मिल जाएगा माइनस आर आई टू मिल रहा है, ठीक है। और वही चीज अगर हम देखें तो यहां पे भी वही चीजें देखिए क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन में भी 0 बराबर क्यू आई थ्री, है ना, और ये वाला चीज तो हो जाएगी आई जी 0, मतलब माइनस का एस आई फोर मिल जाएगा, एस आई फोर। अब देखिए एक चीज, जब आई जी 0 है तो मैंने अभी बताया था कि यदि इफ आई जी इक्वल टू 0, तो उस केस में देखिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो I1 ही किसके बराबर हो जाएगी, I3 के बराबर। I1 ही किसके बराबर हो जाएगी, I3 के बराबर। पहले भी बताया था मैंने, क्योंकि इसमें से कोई धारा प्रवाहित तो नहीं होगी, तो जो ये है ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, मतलब दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी। I1 ही यहाँ से फ्लो होते हुए इस जंक्शन पॉइंट पे आएगी, और इसमें भी कोई IG आगे मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें से कोई फ्लो हो ही नहीं रही है इस पूरे वायर में से, IG 0 है, तो I2 ही क्या हो जाएगी I4 के बराबर, मतलब यहां से I2 ही पूरी फ्लो होकर इस तक पहुंचेगी, और I1 और I2 दोनों वापस मिलकर यहाँ पर I बन जाएगी, जो हमने इस धारा इस बैटरी में से करंट ली थी। तो देखो वापस I आ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब IG इक्वल टू 0 होगा तो I1 I3 के बराबर हो जाएगी, और I2 जो है वो I4 के बराबर, क्योंकि I1 ही I3 हो जाएगी उस वक्त, और I2 ही I4 हो जाएगी। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे भी रखें, ठीक है ना, तो क्या चीज मिलेगी, देखिए 0 इक्वल टू पी आई वन, और ये हो जाएगी I2 किसके बराबर है, देखिए I4 के। भाई I3 जो है वो, सॉरी इसमें चेंज करना नहीं है, सेकंड इक्वेशन में चेंज करते हैं, I1 I2 फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी एक में चेंज कर सकते हो आप। तो इससे देखिए क्या चीज मिल जाएगी अपने को, 0 इक्वल टू क्यू, और I3 किसके बराबर है, देखिए I1 के क्यू I1, सॉरी कैपिटल में क्यू I1 हो गया, और यहां से देखिए माइनस एस I4 किसके बराबर है, I2 के, तो एस I2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो देखिए इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से पी I1 इक्वल टू मिल जाएगा RI2, दिख रहा है माइनस है, ये उधर चला जाएगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो I1 अपॉन I2 हमको कितना मिल जाएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू मिल जाएगा R अपॉन P, है ना। एक तो ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन से देखिए क्या मिलेगा, यहां पे भी देखिए दोनों के बीच में माइनस है, इधर 0, एक को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू I1 इक्वल टू मिल जाएगा एस I2। तो यहां से भी अगर I1 अपॉन I2 निकाले तो I1 अपॉन I2 यहां पर कितना मिल जाएगा, S अपॉन Q मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे भी I1 अपॉन I2 और इधर भी I1 अपॉन I2 है, इस इक्वेशन को नाम दे देते 2 तक दिया था ना हमने, तो इसको ले लेते 3 और इसको 4। तो अब इक्वेशन 3 और 4 से अगर देखे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या मिल जाएगा हमको, तीसरी और चौथी इक्वेशन से I1 अपॉन I2 दोनों में ही मिल रही है, जो कि किसके बराबर मिल रहा है, यहाँ पे R अपॉन P के, और यहाँ पे किसके बराबर मिल जाएगा, S अपॉन Q के, ठीक है ना। अब देखिए जरूरी नहीं अपन R अपॉन P, इनमें से इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप, है ना। देखिए P को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा P बाय Q, और S को इधर लाइए तो S R बाय S हो जाएगा। अब वो कैसे भी आप देखो, इसको अगर इसको नीचे ले आएंगे तो R बाय एस P बाय Q, या फिर इसको उधर ले जाए तो Q बाय P इक्वल टू S बाय R, इसका उल्टा भी हो जाएगा। तो चारों कंडीशन मैंने आपको बताई थी ये चीज। तो देखिए बैलेंस कंडीशन में होता था IC 0, तो उस कंडीशन में देखिए प्रतिरोधों का जो अनुपात है या रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। कब, जब वो बैलेंस कंडीशन में होता है। बैलेंस कंडीशन में कब होता है, जब वो नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन में होता है। नल डिफ्लेक्शन सिचुएशन हमको कब मिलती है, जब IC इक्वल टू 0 होता है। और IC 0 कब होती है, मतलब गैल्वेनोमीटर में या उस धारा मापी में धारा शून्य कब मिलती है, जब रेशियो इनका इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आता है, इसका प्रिंसिपल यही है, यही इसका फॉर्मूला है मेन व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो ये हमने लिया बैलेंस कंडीशन में क्या मिलता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। देखिए बैलेंस कंडीशन मिली हमको P बाई Q इक्वल टू R बाय S,
अब ये P की जगह पे R1 R2 R3 R4 जो भी लेना है, S P Q जो भी है कोई भी वो मिल सकता है, लेकिन बैलेंस कंडीशन में हमको ये चीज मिलती है P by Q इक्वल टू R by S। अब ये देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, Wheatstone bridge has registered PQRS whose value are 4, 6, X and 6। देखिए एक Wheatstone bridge दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक पोटेंशियल का सोर्स है, ठीक है ना, ये भी क्या है, Wheatstone ब्रिज है, मतलब Wheatstone सेतु है ना, Wheatstone सेतु है। इस पे की देखिए 4 रेजिस्टेंस इस पे भी है। अब इसमें देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, Q की 6 है, S की भी 6 है, लेकिन यहाँ पे R की जो है वो अननोन है, X है। R की क्या है, अननोन है, X है। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी अप्लाइड विथ R सो दैट द ब्रिज बिकम्स बैलेंस्ड। ये पूछ रहा है खुद कि यहाँ पे कितना प्रतिरोध अपने को लगाना चाहिए, यहां पर कितना प्रतिरोध हमको लगाना चाहिए इस R की जगह पे जो X दे रखा है, कि ये बैलेंस्ड हो जाए। अब बैलेंस्ड कब होता है, जब इसमें से Ig जो है वो कितने मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है ना। तो बैलेंस कंडीशन के लिए बता रहा, तो यहाँ पे सीधी सीधी वही हमको फॉर्मूला यूज करना है, क्या कि यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में पूछ रहा है, वो पहले ही पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना प्रतिरोध लेना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन मिल गया एक, है ना, कि यहाँ पे कितना प्रतिरोध लेना चाहिए कि वो बैलेंस्ड में हो। तो हमको सीधा सा पता है इन दोनों का ऐसे ऐसे जैसे भी चाहे आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, 4 बाय एक्स ले रहा हूं मैं इधर, इक्वल टू मिल जाएगा 6 बाय 6। तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये तो हो गया 1, मतलब 4 बाय एक्स इक्वल टू, या एक्स इक्वल टू 4 दिख रहा है आपको सामने, एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा 4। ये तो हमने ऐसे लिया है 4 बाय एक्स, अगर आप ऐसे भी ले लोगे, चलो वो भी ले लेते हैं, 4 बाय 6 इक्वल टू एक्स बाय 6। ये देखिए फिर भी एक्स इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। अब वो चाहे आप ऐसे लो उल्टा भी तो भी वही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना लेंगे, आर की जगह पे, मतलब प्रतिरोध आर का मान कितना लेंगे हम, 4 ओम लेंगे, तब आईजी जो है कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब वो किस में रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। किस में रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन में, मतलब संतुलित अवस्था में। मतलब कौन सी स्थिति मिलेगी, संतुलित अवस्था में कौन सी स्थिति मिलेगी, शून्य विक्षेपण स्थिति। कौन सी, शून्य विक्षेपण स्थिति मिलेगी, है ना। तो ये तो देखिए जब बैलेंस कंडीशन में था। क्वेश्चन अच्छा है, पर क्या है, यहाँ पे 4 रजिस्टर दे रखे हैं कि अगर ये बैलेंस्ड में होगा तो आर का मान कितना होगा, यहाँ आर के कितने मान के लिए संतुलित अवस्था में रहेगा या बैलेंस्ड रहेगा, तो कितने मान के लिए, 4 ओम के लिए। आर इक्वल टू अगर हम 4 ओम लेंगे तो ये उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। किसमें होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए इधर जो है क्या कह रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 14 ओम इन द विथस्टैंड ब्रिज सर्किट शोन बिलो। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे ऐसा नहीं कह रहा है कि वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है, यहां पे देखिए अब, ठीक है ना, लेवल अप देखो क्या है, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कि इस गैल्वेनोमीटर में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कुल मिला के अगर देखे तो इसमें Ig का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो G जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ कितना रेजिस्टेंस है, देखो उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 14 ओम है, जो इसके इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही बता रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध। तो उस गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी इस व्हीटस्टोन सर्किट में या व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में, उस व्हीटस्टोन सेतु में इस 14 ओम का जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध 14 ओम है, तो उस गैल्वेनोमीटर में Ig धारा कितनी प्रवाहित होगी वो हमको निकालना है कुल मिला के। तो देखिए अब यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो अगर ये इनका रेशियो समान मिलता है मतलब Ig कितनी है, 0। तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं आपको, ऐसा ले लिया कुछ दे दिया, लेकिन इन प्रतिरोधों का संयोजन करके, नहीं सॉरी, इनका अनुपात लेके आपको चेक करना है कि क्या इसमें से धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। कि अगर इनका अनुपात समान मिल रहा है तो सीधा आंसर मिल गया 0, क्योंकि वो बैलेंस कंडीशन में होगा, है ना। अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो ये Ig कितनी होगी, तब हम अलग तरीके से निकालेंगे। अगर बैलेंस देखते हैं, पहले चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 20/60 बैलेंस कंडीशन चेक कर रहे हैं, है ना, 20/60 और 30/40, ये हो गया 30/40।
40, 0 से 0, 0 से 0, ये तो बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे 1/3 मिल जाएगा और यहाँ पे 3/4 जो कि बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये संतुलित अवस्था में है क्या? नहीं है, संतुलित अवस्था में नहीं है। इसका मतलब आईजी जो है वो 0 नहीं होगी, आईजी जो है वो 0 नहीं होगी। पहली चीज तो ये। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इस दिए गए प्रतिरोध या सर्किट में आईजी का मान 0 होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे, इन तीनों में से जैसे वो था, है ना, कि बताइए कि इसमें आईजी में 0 कब होगी। मतलब यहाँ पे कोई एक्स प्रतिरोध ले लिया, इसके कितने मान के लिए, जैसे यहाँ पे लिया था, वो क्वेश्चन तो हमने ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे इस 14 ओम वाले गैल्वेनोमीटर में ये आईजी का मान कितना होगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि बैलेंस तो नहीं है, मतलब आईजी 0 नहीं है, मतलब कुछ तो धारा इसमें प्रवाहित होगी इस बीच वाले में से। तो वो कितनी होगी वही हम मान निकालेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, फिर इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि इस आईजी धारा का मान कितना होगा। चलिए तो अभी लेते हैं अपने, देखिए आईजी का, इस आईजी धारा का मान कितना निकलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो धारा कैसे कैसे प्रवाहित हो रही है वो ले लेते हैं। देखो बैटरी का एक सोर्स लिया हमने, बैटरी ली है, धारा स्रोत लिया है। तो इस धारा स्रोत में से मान लेते हैं कि इसमें से आई करंट जा रही है, तो आई वापस आएगी भी है, या आई ले लिया अपने करंट, ठीक है। आई जितनी आ रही है उतनी जा भी रही है, ठीक है। तो यहां से ये आई करंट हो रही है। अब मान लेते हैं इसमें से करंट जो है वो I1 फ्लो हो रही है और इसमें से I2 डिस्ट्रीब्यूट होगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर अब देखिए I1 ही इसमें नहीं जाएगी, इसमें देखिए IG जा रही है, इस जंक्शन बिंदु पर देखिए तो I1 आ रही है और IC इससे दूर जा रही है। मतलब ये वाली धारा कितनी बची है, आ तो I1 रही थी, इसमें से IG तो इसको मिल गई, बची कितनी पीछे, I1 माइनस IG बची है। तो इस 30 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी करंट फ्लो होगी, I1 माइनस IG फ्लो होगी। अब देखिए इधर कौन सी आ रही है, I2 आ रही है और यहां से ये IG भी इसके साथ मिल रही है। तो इस जंक्शन बिंदु पर देखिए कितनी धारा आ रही है, I2 भी आ रही है और IG भी। तो वापस जाएगी की भी कितनी, I2 प्लस IG। मतलब इस 40 ओम प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, I2 प्लस IG। तो इस जंक्शन बिंदु पर अगर देखें तो यहां से कितनी जानी चाहिए, आई जानी चाहिए। अब यहां से देखिए थे आई, देखिए पहले ही कंडीशन ले लेते हैं अपने, आई इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पे, इधर ले लेते हैं। चलिए यहां से भी देखे तो वही कंडीशन ली हमने, आई इक्वल टू कितना मिलेगा, I1 प्लस I2, जो कि हमने लिया ही है। देखिए आई, और ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1 और I2 में, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूट हुई, तीसरी कोई करंट जिसमें वो विभाजित नहीं हुई। तो देखिए आई इक्वल टू कितना मिलेगा, I1 प्लस I2, इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। फिर देखिए तो यहां पे अब धारा कितनी बची, देखिए इधर से आ रही है I1 माइनस IG और इधर से कितनी आ रही है, I2 प्लस IG। तो देखिए IG से IG माइनस था एक प्लस का, अब कितनी बची यहाँ पे, I1 प्लस I2 जो कि किसके बराबर है, I के बराबर। मतलब यहां से वापस I करंट आ गई, तो जितनी गई उतनी आ गई। तो इसका मतलब हमने जो भी धारा ली है अब तक यहाँ पे वो सही ली। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट लूप ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सेकेंड, है ना, और तीसरा कौन सा यूज करते हैं बाद में देखते हैं, पहले इनसे ले लेते हैं। जैसे इसके भी लिया था हमने पीछे वाले में, ये देखिए इसमें भी ये 2 लूप लिए थे ना, इसमें भी लेके देखते हैं, फिर देखते हैं आईजी का मान कितना मिलता है। तो देखिए पहले लूप से अगर देखें, इस वाले लूप से, तो इसकी हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं फर्स्ट वाले लूप की, ये ऐसे डायरेक्शन। तो जो इसकी दिशा में है वो तो पॉजिटिव, जो इसके नेगेटिव है वो इसकी दिशा में नहीं है, वो नेगेटिव ले लेंगे। तो देखिए इससे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल सोर्स तो इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब 0। अब यहाँ पे देखिए 20 I1 है, इस 20 ओम में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही, दिख रहा है हमको, 20 में से I1 करंट फ्लो हो रही है ना। फिर IG भी देखो इसके लूप की डायरेक्शन में ही मिल रहा है, तो IG 14 ओम है यहाँ पे, तो ये ले लिया हमने 14 IG, 14 IG, ठीक है। और I2 देखिए इसके विपरीत दिशा में है ना, यहाँ पे ये X कुछ भी नहीं है, X को मैं हटा देता हूं। तो देखिए अब ये माइनस का हो जाएगा कितना, 60 है, तो ये 60 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 जो कि 0 के बराबर है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ले लेते सेकंड लूप से, तो सेकंड लूप में देखिए हमको क्या मिलेगा, इसमें भी कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं है, मतलब 0। अब यहाँ पे भी देखिए इसकी भी डायरेक्शन यही ले लेते हैं, अब चाहो तो इसका उल्टा भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसकी भी डायरेक्शन हम यही वाली ले लेते हैं, दोनों में मतलब यही डायरेक्शन, तो मैंने यहीं पे बता दिया ये, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड लूप दोनों के लिए, फर्स्ट के लिए भी यही है और सेकंड के लिए भी
यही डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये वाली तो उस डायरेक्शन में है, बाकी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए 30 ओम प्रतिरोध में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो 30 में से I1 माइनस IG, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं मैं पहले 30 I1 माइनस 30 IG, है ना ये चीज। अब ये दोनों विपरीत दिशा में है, इसी लूप के है लेकिन विपरीत दिशा में। अब 40 वाले में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखिए 40 में एक तो I2 है और साथ ही साथ कितनी है 40 IG भी मिलेगी, है ना, और ये वाले भी मिलेगा, लेकिन ये भी सॉरी इन दोनों को नेगेटिव मिल जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा में लूप की दिशा के। और यहाँ पे ये -14 IG भी आ जाएगा, 14 IG, ठीक है ना। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो इसको नहीं देते, इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि IG और बार आ रहा है तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन तो ये मिल गई हमको। थर्ड इक्वेशन में देखिए क्या मिलेगा, इधर तो 0 है ही बराबर में। अब 30 I1, ये है 40 I2 है, और IG देखो तीनों ही माइनस के, 40 होते 70, 70 80 और 84 कितने हो गए, तो 30 I1 माइनस 84 IG 84, और क्या बच रहा है माइनस के 40 I2, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब इस सेकंड और फर्स्ट लूप से जो हमको, फर्स्ट और सेकंड लूप से, ये फर्स्ट लूप है हमारा, ये सेकंड लूप है, इस फर्स्ट और सेकंड लूप से जो हमको मिल रहे दो इक्वेशन ये मिल गई। अब इसमें हम देखते हैं ये 20 30 IG है, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं IG को एक बार रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, IG को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ पे 84 IG है और ये 14 IG है, तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, देखिए 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे हो गए 120 I1, 6 दूनी 12 और 0 है ही पीछे, 120 I1 हो गए, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको ताकि ये IG को यहाँ से रिप्लेस कर सके। तो देखिए क्या चीज मिलती है नहीं हमको, ठीक है ना। तो IG को यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया, तो 120 I1 हो गया, यहाँ पे हो गया ये प्लस का 84 IG, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो चीज कर रहे हैं ना उसी से मिल रहा है, और माइनस के कितने हैं देखो 360 I2 मिल गया। ये हो गई इक्वेशन 2, जिसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को प्लस कर देते हैं, है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। देखिए 84 IG और 84 IG दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये देखिए, है ना। अब देखिए कैंसल आउट कर दिया इन दोनों ने एक दूसरे को। अब क्या चीज मिलती है हमको, देखिए अब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 120 और ये कितने हो गए, इक्वल में तो 0 ही मिलेगा, है ना, और यहाँ पे हो गए 150 I1 और इधर हो गए 360 और 40 कितने हो गए 400, कितने हो गए 400 हो गए ना I2, दोनों के बीच में माइनस है, तो देखो इनके रिलेशन मिल जाएगा क्या कि 150 I1 जो है वो किसके बराबर है 400 I2 के, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ये मिल गया 5 से कटा 5 या 15, 5 40, है ना, 8 बार। तो यहां से क्या चीज देखने को मिल जाएगी हमको, ये चीज 40 था, इसको काट दिया हमने, तो यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है कि I1 इक्वल टू हमको मिल रहा है 8/3 I2 मिल रहा है, I1 इक्वल टू 8/3 I2 मिल रहा है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। तो देखो I1 किसके बराबर मिल रही है इसमें, इस सर्किट के लिए 8/3 I2 के बराबर मिल रही है, 8/3 I2 के बराबर, है ना। तो अगर इस I1 की वैल्यू आप, चलो अब तीसरा एक लूप और ले लेते हैं, नीचे वाला, है ना। अब ये नीचे वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए तो I2 और IG इसमें दो चीज मिल रही है। तो जब I1 इसकी वैल्यू यहाँ पे, चलो I1 की वैल्यू पहले इसमें पुट कर लेते हैं, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें तो जो फर्स्ट मिल रही थी, सेकंड सॉरी, तो यहां से कितना मिल जाएगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन में हमको क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 20 था और I1 कितना है 8/3 I2 हो गया, है ना, और इधर कितना है देखिए 14 IG और माइनस का 60 I2 है। तो देखिए इससे क्या चीज देखने को मिल रही है, I2 और IG की फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से, 0 इक्वल टू 160 हो गया
I2, 3 एलसीएम लेके मैं सीधा इसको प्लस कर रहा हूं, 42 IG हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 60, तो 180 I2 हो जाएगा, है ना, 180 I2 हो गया। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं कि देखो 3 कैल्शियम लिया तो 3 जीरो में जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब देखिए ये जो इक्वेशन अगर देखें तो इससे 160 I2 और 180 है, कितना मिल जाएगा, 180 में से 160 गए तो 20 I2 और 42 IG मिल रहे हैं, तो इसको नहीं लेते इक्वेशन नंबर 5, इसको दे देते हैं, तो ये मिल गई हमको इक्वेशन नंबर 5, है ना, इक्वेशन 5 मिल गई। अब यहां पे देखें तो अब ये थर्ड वाला हमको लूप लेना चाहिए, क्यों कि यहां पे अगर देखें तो I2 और IG की फॉर्म में ही एक इक्वेशन मिलेगी, I1 तो ऊपर जा रही है, इधर से कि I2 और IG की फॉर्म में ही ये इक्वेशन हमको मिल रही है, तो इसे लेंगे तो फिर इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके फिर हम IG की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 को अगर यहां से रिप्लेस कर देंगे तो IG की वैल्यू मिल जाएगी हमको। देखिए तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, थर्ड लूप से, थर्ड लूप से नीचे वाला ले रहा हूं, थर्ड लूप ये वाला, यहां से देखिए ये इधर से ये वाला, ये लूप जिसमें I2 और IG की फॉर्म में ही मिलेगा, तो देखिए ये 60 ओम में से I2 करंट फ्लो हो रही है, तो ये हो गया 60 I2 प्लस, चलो इसको इधर ही लिख लेता हूं ताकि यहीं पे अपने वापस इसको ले भी सके, तो ये थर्ड लूप से हमको क्या मिल रहा है, देखिए थर्ड लूप, तो थर्ड लूप में देखिए पोटेंशियल सोर्स है 16 वोल्ट का, है ना, यहाँ पे देखिए 60 और इधर कितनी करंट फ्लो हो रही है I2, और यहां से देखिए तो 40 में से I2 प्लस IG है, तो ये हो जाएगा 40 I2 प्लस 40 IG, है ना, तो इससे देखिए इससे क्या चीज मिलेगी, अब आगे यहाँ पे ले लेता हूं मैं, तो देखिए 16 तो है ही है, इक्वल में 60 और 40 कितने हो गए, I2 I2 है दोनों, तो 100 I2 हो गए, है ना, और प्लस के 40 IG हो गए, 40 IG हो गया, बराबर में 16 है ही है, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इस 5 को इसके नीचे लिख लेते हैं, चलिए क्या करते हैं, या फिर देखिए ये 20 I2 है, इसमें इसमें 100 I2 है, तो इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 100 I2 हो जाएंगे, ताकि उससे वो रिप्लेस हो जाएगा, है ना, तो इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिल जाएगा, जीरो तो है ही है, 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 I2 हो जाएगा, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 का I2, लेकिन एक चीज है यहाँ पे 160 I2 में से 180 I2 गए तो माइनस के 20 बचेंगे, तो ये भी यहां पे हो जाएगा माइनस का 100 I2, कितना हो जाएगा माइनस का 100 I2, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 180 में से 60 गई, माइनस का था ना इसलिए माइनस आ। अब यहां पे अगर देखें तो माइनस को 20 I2 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, एक बचा 5 20 और 21 210, कितना है बराबर है 210 IG हो गया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5 ही लिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, तो ये देखिए 100 I2 और माइनस के 100 I2 रिप्लेस हो गए, बची सिर्फ क्या IG, 16 प्लस 0 बोले तो 16, और इधर कितना है देखिए 210 और 40 कितना हो गए 250 IG, तो IG यहाँ पे कितना मिल रहा है देखिए 16 बटा 250, मतलब कितना मिलेगा 4 बटा 125, अब 4 में 125 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25 और 4000 हो जाएगा, तो 6 बार, तो 0.064 वैल्यू इसकी मिलेगी एम्पियर, ठीक है ना, तो इतनी करंट जो है हमको इस गैल्वेनोमीटर में जो ये सर्किट हमने लिया है कि इस IG में से कितनी करंट फ्लो होगी, तो 0.064 जो है एम्पियर करंट फ्लो उसमें हो रही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए, तो देखिए, तो जब बैलेंस था तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो भी हम ऐसे भी क्या है, किसी भी कभी इस पर्टिकुलर प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो ये देखो, ये मैंने हाँ, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये बड़ा करने का रीजन क्या है कि अगर इतना हार्ड नहीं भी आए, अब लेवल देखो, हार्ड लेवल की तरफ देखे तो ये हार्ड लेवल है, ठीक है ना। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, 0.064 एम्पियर या फिर 4/125 एम्पियर जो है इस गैल्वेनोमीटर में, जब वो बैलेंस्ड नहीं था, है ना। तो जब बैलेंस नहीं होगा तो उसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.064 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, या 4/125 धारा, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, क्या काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है, या व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में ली जाती है ना। और कैसे निकालता है ये अज्ञात प्रतिरोध का मान, नल डिफ्लेक्शन या बैलेंस कंडीशन में जब होता है तब, मतलब शून्य विक्षेपण की स्थिति। ये उसका प्रिंसिपल है। मतलब किस प्रिंसिपल पर आधारित है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित है। और शून्य विक्षेपण की स्थिति कब मिलती है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो वो उस कंडीशन में वो शून्य विक्षेपण की स्थिति में होता है और संतुलन अवस्था में मिलता है। ब्रिज जो है संतुलन अवस्था में मिलता है। ब्रिज जब संतुलन अवस्था में होता है तो क्या होता है कि उस ब्रिज के या उस सेतु के सम्मुख भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर मिलता है। जैसे P/Q इजगल टू R/S, या फिर P/R इजगल टू Q/S, ठीक है ना। या फिर जैसे भी आपको लेना, तो उन चारों प्रतिरोधों के सम्मुख भुजाओं के, या फिर उन चारों जो भुजाएं हैं, जो एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं हैं, उनके प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर मिलता है। कब, जब वो संतुलित अवस्था में होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है। बैलेंस कंडीशन कब मिलती है, जब वो किसमें हो, नल डिफ्लेक्शन में हो, मतलब जब धारामापी में या गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। आशा करता हूं आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम और भी आगे लेंगे कि मीटर ब्रिज जो है वो इसी पर बेस्ड होता है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।